केनिया से हुई, जहां अचानक एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से भगदड़ मच गई और इसी बीच यूएस आर्मी की एक टीम लोगों को वहां से निकालते हुए हमलावर को ढूंढ रही थी। पर तभी उनके 2 फौजी अचानक से धुएं में गायब हो गए। ये देखकर पूरी टीम ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर लीडर के पीछे मुड़ते ही अचानक से एक धमाका हुआ और वो भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे उसका नाम तक याद नहीं था, साथ ही उसके हाथ पर एक चोट का निशान भी था। वो एक पुलिस स्टेशन में बंद था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और थोड़ी देर बाद जब उसने दीवार से एक ईंट हटाकर बाहर देखा तो अपने चारों तरफ मची तबाही को देखकर वो काफी डर गया। वो चीख चीख कर मदद मांगने लगा, पर तभी बगल वाले कमरे में बंद एक महिला कैदी ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से उन दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उस महिला का नाम नादिया था, जो एक फ्रेंच डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। नादिया ने उसे बताया कि पूरी दुनिया पर मशीन जैसे दिखने वाले रोबोट्स ने हमला कर दिया है। ये सुनते ही वो आदमी बहुत डर गया और फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी कुछ आदमी उस पुलिस स्टेशन में आए और अपने साथ लाए हुए कैदी को मारने के बाद उन्हें याद आया कि अमेरिकन्स को पकड़ने पर खास इनाम मिलता था। वो अमेरिकन लड़का उनकी भाषा जानता था और इसीलिए वो उनके साथ समझौता करना चाहता था, पर उन लोगों ने उसकी बात सुने बिना ही उस पर हमला कर दिया और उनके ग्रुप लीडर से लड़ाई करते वक्त वो दोनों खिड़की से नीचे गिर गए। इधर बचे हुए दोनों गुंडे नादिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर उसने किसी तरह उनकी बंदूक छीनकर उनमें से एक को गोली मार दी, पर दूसरे आदमी ने नादिया के ऊपर काबू पाकर उसे दीवार के साथ चिपका दिया। पर तभी नादिया ने दीवार से एक ईंट निकालकर उसे मारी और फिर उसी की बंदूक से उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ उस अमेरिकन ने भी एक बंदूक छीनकर गुंडों के लीडर को मार दिया। पर तभी एक और आदमी उस पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उस अमेरिकन ने डिवाइस को पकड़ा तो उसे करंट लगने के बजाय वो करंट वापस दूसरे आदमी को लग गया। इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को पहचान पाता, उसकी नजर कुछ रोबोट्स पर पड़ी जो बहुत बड़े थे और सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो अमेरिकन एक और गाड़ी में जाकर छिप गया, लेकिन फिर भी उस रोबोट ने दूर से ही उसे स्कैन कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला भी गया। इसके बाद वो अमेरिकन वापस से नादिया को ढूंढने के लिए गया, जिसने उसकी टी शर्ट पर बो शब्द देखकर यही उसका नया नाम रख दिया। इसके बाद वो दोनों गुंडों के हथियार लेकर वहां से निकल गए। बो यूएस आर्मी के बेस पर जाना चाहता था, पर नादिया का मानना था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वहां पर सभी लोग मर चुके होंगे और साथ ही रोड्स पर यूं खुलेआम घूमने में बहुत खतरा है। पर वो भी शांत बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए आखिर में नादिया को भी उसका साथ देने के लिए तैयार होना पड़ा। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी उठाकर अपनी मंजिल की ओर निकल गए। बो की आंखों के सामने अक्सर पुरानी यादों की झलक आती थी, पर उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। उसी वक्त उनके ऊपर कहीं से गोलियां चली और उनकी गाड़ी सीधा जाकर टकरा गई। गाड़ी से निकलते ही वो समझ गए थे कि उन्हें केनियन सोल्जर्स ने घेर लिया है। नादिया ने उन्हें अपने बारे में बताकर शांत करने की कोशिश की, पर बो के हाथ में बना सर्कल टैटू देखकर वो सिपाही बहुत गुस्से में आ गया। उनके मुताबिक वो दोनों डिश नाम के एक ग्रुप का हिस्सा थे। बो ने उनका ध्यान भटकते ही उस सिपाही की बंदूक छीनकर कुछ सिपाहियों को गोली मार दी और फिर अपने टैटू के बारे में पूछा, जिस पर सिपाही ने जवाब दिया कि बॉर्डर के पास यूएस आर्मी का एक रडार सिस्टम बना हुआ है। वहाँ सभी लोगों के शरीर पर बिल्कुल ऐसा ही टैटू बना हुआ है और सबका मानना था कि इन अजीब से रोबोट्स को धरती पर बुलाने में भी डिशेस का ही हाथ था। तभी एक और सिपाही ने बो के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर बो ने बड़ी आसानी से खुद को बचाकर उसे नीचे गिरा दिया, पर उसे गोली मारने से पहले कुछ पुरानी यादों ने उसका ध्यान भटका दिया। इसके बाद वो दोनों उन्हीं केनियन सोल्जर्स की गाड़ी लेकर वापस से रडार स्टेशन की तरफ बढ़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि पूरे शहर में बिजली की तारें फैली पड़ी थी, पर अब वो वापस नहीं मुड़ सकते थे क्योंकि एक रोबोट उनका पीछा कर रहा था और कुछ सेकंडों बाद ही उस रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए नादिया ने गाड़ी बिजली की तारों पर चढ़ा दी, जिस वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी दूर जाते ही खराब हो गई और वो दोनों गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छिप गए। उन्हें ढूंढते हुए उस रोबोट की नजर एक आदमी और उसकी बेटी पर पड़ी और उसने तुरंत ही उस आदमी को मार दिया। ये देखकर नादिया ने रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए हवा में गोली चला दी, पर किसी वजह से रोबोट ने उन्हें देखने के बावजूद भी उन पर हमला नहीं किया और वो उस लड़की को भी मारकर वहां से चला गया। अगले दिन वो वापस से अपनी मंजिल की ओर निकल गए।
काफी देर तक चलने के बाद उन्हें इंग्लिश में बोल रहे एक आदमी की आवाज आई, लेकिन पास जाकर उन्हें पता चला कि वो आवाज एक रिकॉर्डर से आ रही थी जो वहाँ के लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए रखा था। इसके बाद वहाँ के लोकल्स ने उन्हें खाली बिल्डिंग में ले जाकर बांध दिया और तभी दो बाइकर्स तेज रफ्तार में उनके पास से निकले। बाइकर्स के पीछे आ रहे रोबोट को देखकर वो समझ गया कि वो लोग उन्हें बलि का बकरा बनाकर रोबोट को तबाह करना चाहते हैं। रोबोट के पास आते ही सभी ने उस पर हमला कर दिया और एक आदमी ने उसके ऊपर चैन फेंक कर उसे नीचे गिरा दिया। पर तभी पीछे से कुछ और रोबोट भी वहां आ गए। उन्होंने साथ मिलकर ज्यादातर लोकल्स को मार डाला। अपने आसपास चल रही लड़ाई के दौरान वो ने किसी तरह अपना हाथ खोला और वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप गए, जिसके बाद वो रोबोट्स बाइक पर सवार उन लोगों का पीछा करते हुए वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। एक ब्रिज को पार करते हुए बो की नजर नीचे से आ रही लाइट पर पड़ी और उसने तुरंत ही उस तरफ गोली चला दी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लाइट स्टैंडर नाम के एक फोटोग्राफर के कैमरे की थी। स्टैंडर के पास एलियंस के हमले की बहुत सारी तस्वीरें थी और इन्हीं तस्वीरों को खींचते हुए स्टैंडर बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब उसके मुताबिक वो जिंदा नहीं बचने वाला था। तभी उन्हें पास में हुए एक धमाके की आवाज सुनाई दी और वो तीनों एक खाली बिल्डिंग में छुप गए, जहां स्टैंडर की नजर बो के हाथ में बने टैटू पर पड़ी, जिसे वो तुरंत ही पहचान गया। फिर उसने अपने कैमरे में उन्हें रेडार स्टेशन की फोटो दिखाकर एक डील करने की कोशिश की, जिसमें कैमरा के बदले बो उसे जान से मारेगा। बो की आंखों के सामने लगातार किसी की मौत की यादें आ रही थी, इसीलिए उसने स्टैंडर को मारने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर स्टैंडर शोर मचाने लगा ताकि रोबोट्स उन्हें ढूंढ सकें। अब नादिया के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने ही स्टैंडर का गला दबाकर उसे मार डाला। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, पर इस बार वो फोटोज का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और वो फिर से एक गाड़ी चुराकर आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी आगे बढ़ते ही अचानक से उनके रेडियो में से अजीब सी आवाजें आने लगी और गाड़ी रोकने पर उनकी नजर पास में पड़े एक रोबोट पर पड़ी जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी उन्हें एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगे, पर अचानक से 100 से ज्यादा रोबोट्स उनका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों एक खाली घर की बेसमेंट में घुस गए, पर तभी अचानक एक उड़न तश्तरी ने उन दोनों को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। कुछ सेकंडों बाद वो तो वापस नीचे गिर गया, लेकिन वो उड़न तश्तरी नादिया को लेकर चली गई। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया और घंटों बाद होश में आने पर बो ने देखा कि उसकी टांग पर एक गहरी चोट लगी हुई थी। थोड़ी मरहम पट्टी करने के बाद उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो रेडार स्टेशन पहुंच ही गया, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही रेडार स्टेशन पूरी तरह तबाह हो चुका था। फिर उसकी नजर दीवार पर बनी एक ताजा पेंटिंग पर पड़ी और वो उस पेंटिंग को बनाने वाले को ढूंढने के लिए एक शहर में पहुंचा, जहां उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जिनके पास रोबोट्स को हराने के लिए हथियार थे। तभी दो रोबोट्स उसके पास आए और उसे स्कैन करके वापस चले गए। इस छोटी सी घटना से बो की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन दिमाग ओवरलोड होने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद आंखें खुलने पर बो ने देखा कि कुछ लोग उसे उठाकर एक सुरक्षित अंडरग्राउंड कमरे में ले आए थे, जहां डॉक्टर ने सबसे पहले उसके पैर में लगी चोट का इलाज किया और फिर उसे वहां लाने वाले कारा और जूमा उससे मिलने के लिए आए। बो की कहानी सुनने के बाद जूमा ने बताया कि अब नादिया कभी वापस नहीं आने वाली, पर कारा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस उड़न तश्तरी ने बो को क्यों छोड़ दिया। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो लोग रॉड्रिक नाम के एक इंजीनियर के पास पहुंचे, जिसने रोबोट्स को हराने वाली ईएमपी मशीन को बनाया था और अब वो इसी के बड़े मॉडल पर काम कर रहा था। उसका प्लान इस मशीन को उड़न तश्तरी के ठीक नीचे चलाने का था, ताकि स्पेसशिप के साथ साथ सभी रोबोट्स भी खत्म हो जाएं। पर अभी तक वो उड़न तश्तरी के इतनी पास पहुंच ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो सिर्फ तभी आती थी जब एक जगह पर काफी सारे लोग और रोबोट्स इकट्ठा हो जाएं। तभी रॉड्रिक को एक मैसेज आया कि बहुत सारे रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जूमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट्स को उनका पता कैसे चला। ठीक उसी वक्त जूमा की बात और रॉड्रिक्स की ड्राइंग को देखकर बो को याद आया कि लड़ाई के दौरान एक रोबोट ने उसके अंदर ट्रैकर लगा दिया था और तभी से रोबोट्स उसकी मदद से बाकी लोगों का पता लगा रहे थे। उसकी ये बात सुनते ही कारा बो को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर बो के पास एक बेहतर प्लान था। उसके मुताबिक वो लोग ट्रैकर की मदद से उस उड़न तश्तरी को बुला सकते थे। इसके बाद उन सभी ने एक प्लान बनाया और एक गुफा के जरिए मशीन को शहर की तरफ ले जाने लगे।
पर बाहर आते ही उनके एक आदमी ने गलती से माइन पर पैर रख दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और तभी उनकी नजर उस उड़न तश्तरी पर पड़ी। वो उसका पीछा करते हुए वापस से गुफा में घुस गए, पर तभी एक रोबोट ने उन पर गोली चला दी, जिसमें 2 और आदमी मारे गए। थोड़ी दूर चलते ही 2 छोटे रोबोट्स ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कारा भी जख्मी हो गई। उन्होंने मिलकर उन दोनों रोबोट्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन तभी पीछे से कुछ और रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। इसीलिए कारा ने वहीं रुककर रोबोट्स को रोकने का फैसला किया और बाकी सबके निकलते ही कारा ने ग्रेनेड्स फोड़कर पीछे आ रहे रोबोट्स को खत्म कर दिया। आखिरकार बो और उसके साथी बाकी रोबोट्स और उड़न तश्तरी के पास पहुंच ही गए। मौका मिलते ही बो ने ईएमपी से एक रोबोट पर हमला कर दिया, जिससे वहां खड़े लोगों को भागने का मौका मिल गया। पर रोबोट्स ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें रॉड्रिक की बड़ी ईएमपी मशीन की बैटरी खराब हो गई। रॉड्रिक ने उसे ठीक करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बो को याद आया कि वो ट्रैकर लगने की वजह से उसके शरीर में एक खास ताकत भी आ गई थी। इसके बाद बो ने अपने एक हाथ से गिरे हुए रोबोट को पकड़ा और एक हाथ से ईएमपी की बैटरी को। इससे बो को तो बहुत दर्द हुआ, पर रोबोट की सारी बिजली ईएमपी मशीन में चली गई और वहां एक बहुत बड़ा ईएमपी धमाका हुआ, जिसमें सभी रोबोट्स और उनकी वो उड़न तश्तरी तबाह हो गई। वहां खड़े सभी लोगों को थोड़ी